हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्टर्क वेबर सिंड्रोम। ठीक है, ये जितने भी हम पढ़ेंगे दे आर न्यूरो क्यूटेनियस डिसऑर्डर। इन डिजीजेस के अंदर हमारे पास नर्व और स्किन का मसला होगा, इसलिए इन डिजीजेस को हम एज अ ग्रुप न्यूरो क्यूटेनियस डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है जी। अब जो स्टर्क वेबर सिंड्रोम है, इट इज इसकी जो काज है, असल में ये सारे के सारे मोस्टली जेनेटिक होते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि इस डिजीज के अंदर न्यूरल क्रेस्ट सेल इसकी जनाब हमारे पास एनॉमली होती है, और साथ में द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इसके अंदर जो म्यूटेशन है जीन की, दैट इज कॉल्ड जी नाक। इसको हम क्या कहते हैं? जी नाक। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, जस्ट इतना याद रखे कि अ सिंड्रोम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय जी नाक जीन म्यूटेशन दैट इज कॉल्ड स्टर्क वेबर सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होती है? कैपिलरी वस्कुलर मालफॉर्मेशन लीडिंग टू पोर्ट वाइन स्टेन। अब मैं थोड़ा सा जल्दी दिखाता जाऊं कि पोर्ट वाइन स्टेन क्या है। आप लोगों ने इसको देखना है कि इस पिक्चर को अगर आप लोग देखें, दैट इज कॉल्ड पोर्ट वाइन स्टेन। तो इस पिक्चर के अंदर जो इन लोगों ने ये जो लीजन दिखाई है, इसको हम क्या कहते हैं? पोर्ट वाइन स्टेन। एंड दैट इज क्लासिकल ऑफ वर्ड स्टर्क वेबर सिंड्रोम। इसको हम पोर्ट वाइन स्टेन कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या होती है इन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेनियल नर्व फाइव फर्स्ट ब्रांच एंड सेकंड। मतलब जो पोर्ट वाइन स्टेन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक और मैंडिबुलर डिवीजन में होती है, और इसके अंदर एंजियोमास होती है, कैल्सिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से सीजर एंड एपिलेप्सी। तो आप लोगों ने इसमें दो चीजें याद रखनी है, एंड एपिस्क्लेरल हेमेंजियोमा विच लीड टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, अर्ली ऑनसेट ग्लोकोमा। तो इसमें तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, इसको और से सुने और नोट करें। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पोर्ट वाइन स्टेन, ये इसकी जनाब क्यूटेनियस प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है। फिर इसमें देखें seizure attack because of excess calcification and episcleral hemangioma. So a condition which is characterized by gene mutation in which there is, for example, there is port wine stain characterized by seizure and early episcleral hemangioma. Think about स्टर्क वेबर सिंड्रोम। इसको हम एनसेफेलो ट्राइजेमिनल एंजियोमेटोस कहते हैं। एंजियोमेटोस इसलिए कहते हैं कि इसमें वस्कुलर मालफॉर्मेशन होती है, एनसेफेलोमीन की इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, और ट्राइजेमिनल नर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक ऑप्थेल्मिक एंड मैंडिब मैक्सिलरी, उसके अंदर पोर्ट वाइन स्टेन होती है। ठीक है जी। तो ये जनाब इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने इसको याद करना है। फिर है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। पहले ये पॉइंट इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, आप लोगों ने याद रखना है, इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, जिसको ट्यूबरो स्क्लेरोसिस C1 जीन कहते हैं, TSC1, विच इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 9। और जो ट्यूबरोस्क्लेरोसिस C2 जीन है, उसमें क्रोमोसोम 16 के अंदर क्या होती है? मतलब प्रॉब्लम होती है। इस मीन के ट्यूबरोस्क्लेरोसिस, इसमें दो क्रोमोसोम के प्रॉब्लम्स होते हैं, वन इज क्रोमोसोम 9, अनदर इज क्रोमोसोम 16। एक TSC1 जीन म्यूटेशन है और एक TSC2 जीन म्यूटेशन है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है। Hematomas are the benign lesion which is occurring in CNS, skin and angiofibromas. Mitral regurgitation, age leaf spot, cardiac rhabdomyoma and intellectual disability. इन लोगों के अंदर रीनल एंजियोमायोलोमा। तो ये एग्जाम के अंदर आता है कि ट्यूबरोस्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय which of the following condition in the kidney, that is called renal angiomyoloma. सीजर एंड शेग्रीन पैचेस, ये स्किन पैचेस होती है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो स्किन लीजन है उसके साथ साथ पिक्चर देके अब शेग्रीन पैचेस आप गूगल करें और उसमें लिखे कि हाउ शेग्रीन पैचेस लुक लाइक, तो वहां पे आप लोगों को अंदाजा होता है कि इन पैचेस की फाइंडिंग क्या है, वो किस तरह नजर आती है। इसमें भी इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सब एपिडेमल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा इन अनगोल फाइब्रोमा। अनगोल इज द वर्ड यूज फॉर नेल, ये किसके लिए यूज होता है? नेल के लिए। तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, जिसमें क्रोमोसोम 9 और 16 का इशू होता है। इसमें एज लीप होती है, CNS प्रॉब्लम लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड रीनल एंजियोमायोलोमा। जो किडनी की फाइंडिंग है इस डिजीज के अंदर, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन की तरफ आते हैं, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1
एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। देखिए, दोनों न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट है। दोनों में अगर हम डिफरेंस करें, एक में न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस वन ट्यूमर सप्रेसर जीन का मसला है विच इज लाइज ऑन क्रोमोसोम वर्ड 17, और जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 है 2 पार 2 2, इसमें क्रोमोसोम 22 का मसला। इसमें भी ट्यूमर सप्रेसर जीन का मसला होता है, लेकिन इसका नाम है मर्लिन जीन। इसको क्या कहते हैं? मर्लिन। तो आप लोगों ने इतना याद रखना है कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 एंड 2 बोथ आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेकिन एक का मसला क्रोमोसोम 17 पे है, दूसरा क्रोमोसोम 22 पे है। अब देखिए, इसमें जो फाइंडिंग है वो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर, इसमें जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें याद रखना है, दो प्रॉब्लम्स होते हैं, ईयर डिफेक्ट एंड आई डिफेक्ट। ईयर के अंदर बाइलेटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा, जिसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 8 ट्यूमर, जिसको हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं, और इन लोगों के अंदर जुवेनाइल अर्ली ऑनसेट कैटरेक्ट होता है। तो देखिए, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 है तो इट विल अफेक्ट 2 ईयर्स एंड 2 आईज। तो 2 ईयर्स का मतलब बाइलेटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा, और इस श्वानोमा की वजह से इट विल कॉज बाइलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये क्या कराती है? सेंसरी। ये हम ईएनटी में पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज मैं बताता चलूँ, इंशाल्लाह कमिंग मंथ के एंड पे 25 नवंबर से हमारे पास अभी जो CK2 है क्लिनिकल पार्ट, वो भी हम स्टार्ट करने जाएंगे। ये तो आप लोगों को एट द एंड तक लेके जाऊंगा, और इंशाल्लाह ये भी जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्ट्रेशन की है, और 5 नवंबर CK2 स्टार्ट होगा। तो जो लोग नवंबर के फर्स्ट वीक में 1000 रजिस्ट्रेशन फीस भेजेगी इसी ग्रुप से, जो लोग ऑलरेडी फर्स्ट एड पढ़ रहे, तो उनको हम 50% डिस्काउंट के साथ अलाउ करेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है CK2 भी मुझसे पढ़ने के लिए, सो दे कैन कॉन्टेक्ट मी अप टू द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ठीक है जी। उसमें हम ENT के अंदर पढ़ेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो ये जो श्वानोमा है, ये नर्व का इशू है, तो इसमें नर्व में न्यूरल हियरिंग लॉस होती है। जो टाइप 1 है, इसमें कैफे आलियस पार्ट होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लाइक क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमा, लिश नोड्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिगमेंटेड आइरस हेमाटोमा। एक्चुअली जो आइरस है, इट इज द पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई। अब यहाँ पे एग्जाम के अंदर आता है कि which type of nodules commonly seen in neurofibromatosis type 1 in the eye, that is called of leash nodules। फिर अपटिक ग्लायोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, जो एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन इसमें ज्यादा होती है, कैटापुलमीन सिक्रीटिंग ट्यूमर है, सीजर या फोकल साइन लाइक मेनिंजियोमा, लाइक बोन लेजन, दैट इज स्पिनाइट डिस्प्लेजिया। एक्चुअली जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 है, इसको हम रेकलिंग हांसन सिंड्रोम कहते हैं। 17 लेटर इन वॉन रेकलिंग हांसन सिंड्रोम, मतलब ये है कि इसमें 17 वर्ड्स है, और जो फियो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है वो भी 17 क्रोमोसोम का इशू है। तो ये जो साइक्लोप्स है ना, साइक्लोप्स, C फॉर दैट इज कैफे ऑलिस पार्ट, I फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, C फॉर क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमा, L फॉर लिश नोड्यूल्स, ऑप्टिक ग्लायोमा, पियोक्रोमोसाइटोमा, ये इसके सारे फीचर थे। अब वन हेपल लिंडाउ डिजीज क्या है? ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब देखिए, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एंड वन हेपल लिंडाउ, जितने भी न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर हैं, मोस्ट लाइकली दे आर व्हाट ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें डिलीशन BHL जीन का होता है, जो क्रोमोसोम 3 पे होता है। और आप लोगों को पता है कि इसमें हेमेंजियोब्लास्टोमा, हाई वस्कुलरिटी विद हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई इन द रेटिना, इसमें ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और स्पाइन का मसला होता है। इसमें एंजियोमेटोसिस होता है, बाइलेटरल रीनल कार्सिनोमा एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। तो अगर आप लोगों ने इसके बारे में MCQs को टिक करना है, तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ, आप लोगों ने हार्प याद रखना है। व्हाट इज मेंट बाय हार्प? कि जो वान हेपल लिंडाउ डिजीज है, इसमें मल्टीपल ऑर्गन की कैंसर होती है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय दैट इज हेमेंजियोब्लास्टोमा ऑफ द ब्रेन, A फॉर एंजियोमेटोसिस, दैट इज R फॉर रीनल सेल कार्सिनोमा एंड फियोक्रोमोसाइटोमा।
अब ये VHL डिजीज है, वॉन हेपल लिंडाउ, VHL तो 3 वर्ड्स है, इसका मतलब 3 क्रोमोसोम पे है, और RCC भी 3 लेटर से बना होता है, ठीक है जी। तो एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि वॉन हेपल लिंडाउ डिजीज इज डायग्नोज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर यू विल सस्पेक्ट इन केस ऑफ ब्रेन, दैट इज हेमेंजियोब्लास्टोमा। अब हम डिस्कस करेंगे इन ट्यूमर्स के बारे में वन बाय वन, तो आप लोग को पता लग जाएगा कि इस ट्यूमर के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कल से बीमार भी हूँ, और थोड़ा सा दुआ करें, एग्जाम भी मेरा नज़दीक है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, जुकाम है, फ्लू है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ में याद रखें। एडल्ट प्राइमरी बोन ट्यूमर्स, इसमें ग्लायोब्लास्टोमा है, ग्रेड 4 एस्ट्रोसाइटोमा, कॉमनली हाईली malignant। जो ग्लायोब्लास्टोमा है, दिस ट्यूमर हैज अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस अबाउट 1 ईयर बिकॉज ऑफ हाईली malignant इन नेचर। और ये कहाँ पे होता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर होता है, विच कैन काज कार्पस केलोसम। अब आप लोगों को याद रखना है कार्पस केलोसम क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर विद ईच अदर। तो ऐसा ग्रुप ऑफ एक्सॉन या न्यूरॉन जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में मिलाए, उनको हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो कार्पस किलोसम है, जो ट्यूमर इसको क्रॉस करेगी वो लेफ्ट साइड से राइट पे जा सकती है, ठीक है जी। इसमें बटरफ्लाई शेप ग्लायोमा होता है, एसोसिएट विद एंडोथेलियल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इम्प्लिकेशन। इसमें एस्ट्रोसाइट इन ओरिजिन इसलिए कहते हैं कि जो ग्लायोब्लास्टोमा है, इट इज आल्सो नोन एज ग्रेड 4 एस्ट्रोसाइटोमा। तो एस्ट्रोसाइट से आता है, और इसमें GFAP ये एक ट्यूमर मार्कर है जिसके अंदर वो पॉजिटिव आता है, ठीक है जी। दैट इज मोर देन एनफ, यू इफ यू रिमेंबर दिस वन, दैट विल बी मोर देन एनफ। फिर है ओलिगो डेंड्रोग्लायोमा, ये रिलेटिवली रेयर ट्यूमर है, स्लो ग्रोइंग है, मोस्ट ऑफनली सीन इन फ्रंटल लोब। ये कहाँ पे होता है? फ्रंटल। और इसमें याद रखें जो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है, उसमें कैल्सिफिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम के अंदर एक सवाल आया था, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है, आप लोगों को तो पता है कि ये ऐसा कैंसर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट से निकले, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, तो आप लोगों को पता है ओलिगोडेंड्रोसाइट दे प्रोड्यूस CSF। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अगर हम फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन देखें, हिस्टोलॉजी देखें, तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है दे लुक लाइक फ्राइड एग सेल अपीयरेंस। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ट्यूमर मार्कर ना भूलें। द कैंसर ऑफ द ब्रेन whose cell is look like fried egg cell appearance, that is called oligodendroglioma। इसमें राउंड न्यूक्लियाई होती है विद क्लियर साइटोप्लाज्म, और चिकन वायर अपीयरेंस, दैट इज कैपिलरी पैटर्न होती है, ठीक है। लेकिन इसके डेप्थ में न जाने की जरूरत है। नो बडी विल आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम, दे विल आस्क यू द पंच क्वेश्चन, कि इसके अंदर जो पंच पॉइंट है या पंच लाइन है वो आप लोगों को आना चाहिए, और जहां जहां पे पंच पॉइंट बताता हो उसी को आप लोगों ने टारगेट करना है। व्हाट इज मेनिंजियोमा? दैट इज कॉमन टिपिकली बिनाइन, मतलब इसमें मेलिग्नेंसी, मतलब ये है कि मेटास्टेटिक कैपेबिलिटी कम होती है, फीमेल्स आर अफेक्टेड मोर देन मेल, अकर अलोंग द सर्फेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। व्हाई? बिकॉज ये मेनिंजिस से आने वाला कैंसर है, और मेनिंजिस आर द कवरिंग ऑफ CNS। ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बाहर जो कवरिंग है मेनिंजिस से, उससे आने वाले कैंसर को हम मेनिंजियोमा कहते हैं। दैट इज एक्सटर्नल टू द ब्रेन पेरेन्काइमा, ठीक है। इट may have dural attachment like that is tail, often asymptomatic, may present with seizure, focal neurological sign, resection or radiosurgery will be the treatment। अब ये जो मेनिंजियोमा है, इट कम फ्रॉम एरिकनाइड सेल ओरिजिन। ये जो ग्लायोब्लास्टोमा है, ये एस्ट्रोसाइट ओरिजिन होता है। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट ओरिजिन होता है, और जो मेनिंजियोमा है, दैट इज एरिकनाइड सेल ओरिजिन। Spindle cell concentrically arranged in a whole bone pattern, Psammoma body seen immediate calcification and rose। इसमें जो मेन दो दो तीन तीन पॉइंट्स हैं वो काम के हैं, वो आप लोगों ने जस्ट हो सही तरीके से याद करना है, उसी से आप लोगों के जो पॉइंट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड हेमेंजियोब्लास्टोमा। वो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मोस्ट कॉमन MCQs क्वेश्चन, कि हेमेंजियोब्लास्टोमा ये सेरिबेलर इन ओरिजिन है, एंड दैट इज हाईली हाईली एसोसिएटेड विद वॉन हेपल लिंडाउ डिजीज। अभी हमने डिस्कस किया है, और वॉन हेपल लिंडाउ डिजीज
आप लोगों को पता है कि इसमें रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, देयरफॉर इट विल प्रोड्यूस एरिथ्रोपोएटिन विच लीड टू सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। क्योंकि जो एरिथ्रोपोएटिन है ये किडनी से आता है, और जब किडनी से आया है तो इस विल इंक्रीज आरबीसी, और इंक्रीज आरबीसी ड्यू टू किडनी प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। और जब आरबीसी की लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, इट विल इंक्रीज द विस्कोसिटी। ये ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसको बढ़ने में हेल्प करती है। ये जो हेमेंजियो, एंजियो का मतलब ब्लड वेसल है, दैट इज ब्लड वेसल इन ओरिजिन, क्लोजली अरेंज, थिन वॉल्ड कैपिलरी विद मिनिमल इंटरवेनिंग पेरेन्काइमा। फिर है पिट्यूटरी एडिनोमा, may be non-functional like silent or hyper-functional that is hormone producing। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाला वो कैंसर जिसमें सिम्टम्स ना हो, जो साइलेंट हो, क्लिनिकली एसिम्टोमेटिक हो, इसको हम कहते हैं नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। और जिसके अंदर सिम्टम्स आते हैं उसको फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं। नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर प्रेजेंट विद मास इफेक्ट लाइक पाइटेम्पोरल हेमिअनोपिया ड्यू टू प्रेशर ऑन दी ऑप्टिक कायाजम। क्योंकि जो ऑप्टिक कायाजम है इस पे जो टेम्पोरल फील्ड है, टेम्पोरल फाइबर है, वो आपस में डिकसेट होते हैं। और आप लोगों को याद रखना है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी का मतलब होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कभी कभार ब्लीडिंग होती है विच लीड टू हाइपोपिट्यूटरिज्म। प्रोलैक्टिनोमा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग एफसीपीएस वाले या जो लोग यूएसएमएल एनआरई प्लेब के अंदर अपेयर हो रहे हैं, प्रोलैक्टिनोमा इज वन ऑफ द very very interesting and very favorite topic for the examiner to ask in the exam. So prolactinoma classically present with galacturia, that is excessive discharge of milk from the breast in female, amenorrhea, decreased bone density due to suppression of estrogen in female, and decreased libido like due to infertility। लेकिन अगर एक पेशेंट है, आप लोग को यह पता होना चाहिए जिसमें हमारे पास तीन चीजें, अब यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद गैलेक्टूरिया, एमेनोरिया एंड लॉस ऑफ लिबिडो, ये तीन चीजें जब भी यंग फीमेल में आ जाए, थिंक अबाउट व्हाट आंसर इज प्रोलैक्टिनोमा। अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज बताता चलो, प्रोलैक्टिन का लेवल जब बढ़ता है प्रोलैक्टिन, तो उसको हम प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं। हमारे पास बॉडी के अंदर एक केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज कॉल्ड डोपामीन। अब ये जो डोपामीन है गाइस, इसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। इसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग। इट्स मीन के जहां पे डोपामीन होगी वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगी। इट्स मीन के प्रोलैक्टिनोमा के अंदर हम वो ड्रग देना चाहेंगे जो डोपामीन एगोनिस्ट होगा। इसलिए कहते हैं प्रोलैक्टिनोमा की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड डोपामीन एगोनिस्ट, लाइक द क्लासिकल इज ब्रोमोक्रैप्टिन, केबरगुलिन। एंड इफ वी कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ प्रोलैक्टिनोमा then later we can go for transpenial resection। लेकिन एग्जाम के अंदर जो आता है ब्रोमोक्रेप्टिन और केबरगुलिन, अब ये दोनों ऐसे ड्रग है, ये डोपामीन एगोनिस्ट है। और आप लोगों को पता है जो डोपामीन है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है। तो इनडायरेक्टली हम डोपामीन एगोनिस्ट देकर प्रोलैक्टिन की जो लेवल है उसको कम करते हैं। अब इन दोनों में चैलेंज है कि हम ब्रोमोक्रेप्टिन दे सकते हैं या केबरगुलिन, देने पे दोनों दे सकते हैं, दोनों डोपामीन एगोनिस्ट हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है जिसके साथ साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं वो केबरगुलिन है। तो फॉर मी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोलैक्टिनोमा स्पेशली दैट इज कॉल्ड केबरगुलिन, हैविंग लीस्ट साइड इफेक्ट and very very effectively to treat the prolactinoma। Hyperplasia of one type of endocrine cell found in pituitary, most commonly from lactotrophs। Hyperprolactinemia less commonly from somatotrophs। और अगर ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, इफ इट इज इंक्रीजिंग आफ्टर प्यूबर्टी दैट इज एक्रोमेगेली, बिफोर प्यूबर्टी दैट इज कॉल्ड जैगेंटिज्म। तो जैगेंटिज्म और एक्रोमेगेली इन दोनों में फर्क है। तो जो एक्रोमेगेली है इसमें आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एक्रोमेगेली के मरीज में ग्रोथ हार्मोन की लेवल ज्यादा है लेकिन प्यूबर्टी के बाद, और जैगेंटिज्म में प्यूबर्टी से पहले। तो जैगेंटिज्म के अंदर क्या होता है, इन दैट केस द पेशेंट विल बी टालर, और एक्रोमेगेली में मजीद पेशेंट टाल नहीं होता है, वेट वाइज इंक्रीज इन द बोन होती है। कार्डिकोट्रॉप एसिडिटी बढ़ने से कुशिंग डिजीज होती है। रेयरली थायरोट्रॉप्स व्हिच कैन लीड्स टू इंक्रीज टीएसएच दैट इज सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म एंड एफएसएच एलएच भी बढ़ सकते हैं। तो प्रोलैक्टिन, ACTH, FSH, growth hormone, all are come from the pituitary, but those who are very common in the exam, that is prolactinoma,
जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली। एग्जाम के अंदर आ जाए, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्रोमेगेली सोमेटोस्टेटिन एनालॉग देते हैं, दैट इज कॉल्ड अक्टीरियोटाइड्स। इसके बाद है श्वानोमा, दैट इज क्लासिकली कम फ्रॉम सेरिबेलोपोंटाइन एंगल, benign involving from cranial nerve 5, 7 and 8 but can be along any peripheral nerve, often localized to CN8 in internal acoustic meatus which vestibular schwannoma। इसका मतलब ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो 8 क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, इसके दो पार्ट है, एक इसका वेस्टिबुलर पार्ट है, एक कोक्लियर पार्ट है। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि जो श्वानोमा है, ये श्वान सेल से आने वाला कैंसर है, और जितने नर्व्स पेरिफेरल नर्व है इसके ऊपर जो माइलिन शीट है वो श्वान सेल बनाती है। क्योंकि ये एमसीक्यूज मैंने पहले बताया था कि ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के जो न्यूरॉन है सीएनएस, उसकी माइलिन शीट बनाने के लिए ओलिगोडेंड्रोसाइट चाहिए, लेकिन जो पेरिफेरल नर्व है उनकी माइलिन शीट बनाने के लिए श्वान सेल चाहिए। तो श्वानोमा किसी भी नर्व से आने वाली कैंसर है, बट अगर ये एक नर्व से निकले देन द पेशेंट विल डेवलप hearing loss, neural hearing loss and tinnitus। Bilateral vestibular schwannoma found in neurofibromatosis type 2, जिसमें पहले से हमने कहा था क्रोमोसोम 22 का मसला है। डिसेक्शन करते हैं स्टीरियोटैटिक रेडियो सर्जरी। इसमें S100 जिसका ट्यूमर मार्कर है प्रोटीन है, बाइफेजिक डेंस हाइपोसेलुलर एरिया कंटेनिंग स्पेंडल सेल अल्टरनेटिंग विथ हाइपोसेलुलर एंड मिक्स्ड एरिया, जिसकी जनाब हिस्टोलॉजी है, ये हमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ इसकी फाइंडिंग में आती है वो हमें आना चाहिए। ठीक है जी, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इसके मुख्तलिफ फिर पिक्चर देख सकते हैं, उससे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस जस्ट फॉर टुडे। आप लोग देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी लेते हैं, बट मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूंगा कि आप लोग को बेहतर से बेहतर चीज़ें पढ़ाऊँ, और इंशाल्लाह हमारी जो लेक्चर्स हैं जिस तरह हम जा रहे हैं, वी आर डूइंग द बेस्ट। आप लोग खुद देखें कि जब आप लोग इस कोर्स के अंदर आए थे, कोई बंदा ग्रेजुएट है या कोई बंदा पढ़ रहा है, अंडर ग्रेजुएट है, कोई एफसीपीएस की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग खुद देखें कितना चेंज आए हैं। आप लोगों की इस फील्ड में, इस टॉपिक में, इस सेशन में आने से बहुत फायदा हो